अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है। अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब फिल्म की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ अमेरिकन सोल्जर्स नाजी के एक बैंक में धावा बोल देते हैं और बैंक के पास खड़े सारे सोल्जर्स को मारकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे डब्बे मिलते हैं जिनमें क्या था वो हमें नहीं दिखाया जाता। आप सीन प्रेजेंट समय न्यूयॉर्क शहर में मुड़ जाती है, जहाँ एक लड़की ने एलिया अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर आती है, जहाँ और भी कई लोग थे जो सभी फेडरल रिजर्व के टूर पर आए थे। वहीं फिर बैंक के बाहर एक पेस्ट कंट्रोल वाली वैन आती है और वहीं बैंक की दूसरी तरफ कुछ सफाई कर्मचारी भी होते हैं कि तभी एक गार्ड जोसेफ बैंक के अंदर 2 बड़े बैग लेकर आता है, जिसके बाद पेस्ट कंट्रोल वाले कर्मचारी अंदर आकर अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल लेते हैं। वहीं सफाई कर्मचारी स्मोक ग्रेनेड छोड़ देते हैं, जिस पर फिर मैनेजर सभी लोगों को बैंक से बाहर जाने को कहता है। पर अब एक फीमेल गार्ड मेन गेट को बंद करके सभी लोगों पर गन तान देती है। वहीं एलिया और बाकी जो कर्मचारी के रूप में आए थे वो भी अपनी अपनी गन निकालकर सभी लोगों को एक जगह जमा कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम एक डिटेक्टिव नेगोशिएटर रेमी को देखते हैं, जिसे एक पुलिस ऑफिसर एडम ने उसे हॉस्पिटल में बुलाया होता है, क्योंकि एक अपराधी जिसे किडनी स्टोन रिमूवल के लिए यहाँ लाया गया था वो चालाकी से नर्स को बंदी बनाकर यहाँ से भागना चाहता है। रेमी अब अपराधी के पास आकर उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है और फिर वो अपराधी रेमी की बातों में आकर नर्स को तो छोड़ देता है और साथ ही खुद बेहोश भी हो जाता है और फिर सभी नर्स को बचाकर अपराधी को पकड़ लेते हैं। अब हम FBI फील्ड ऑफिस को देखते हैं, जहाँ एक FBI एजेंट ब्रिन न्यू ऑफिसर्स को कुछ रूल समझा रही होती है कि तभी वहाँ डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी और कुछ ऑफिसर्स आकर उसे फेडरल रिजर्व की चोरी के बारे में बताते हैं और केस को संभालने का काम ब्रेन के जिम्मे में सौंप देते हैं। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व में वो रॉबर्स मैनेजर को छोड़कर बैंक में काम करने वाले सारे लोगों को बैंक से बाहर कर देते हैं और बचे हुए लोगों के फोन्स जमा करके सभी को लाल कॉस्ट्यूम जैसे कि सारे रॉबर्स ने पहन रखा था वैसा ही पहना देते हैं। पर एक आदमी उसे पहनने से मना कर देता है, जिस पर फिर एलिया उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है, जिससे बाकी सभी हॉस्टेजेस डर जाते हैं। अब एलिया मैनेजर से बैंक के वॉल्ट की चाबी मांगती है और उसके मना करने पर बाकी रॉबर्स उसे मारते हैं, जिस पर अब वो उसे चाबी दे देता है, जिसके बाद सभी वॉल्ट के पास आते हैं और मैनेजर का पाम एक लॉकेट पर रखते ही वॉल्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा सोना होता है, जिस पर फिर मैनेजर कहता है कि तुम इतना सोना लेकर नहीं जा सकते। पर फिर एलिया उसे एक दूसरे कमरे के पास लेकर आती है और फिर चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, जहाँ मूवी की शुरुआत वाले डब्बे होते हैं। जोसेफ अब उस डब्बे को खोलता है जिसमें बहुत कीमती सोने के बार्स होते हैं, जिसे देख वो एकदम खुश हो जाता है। अब वहीं बैंक के पास ब्रेन आकर एक गार्ड से पूछताछ करती है, जिसे रॉबर्स ने बाकी कर्मचारियों के साथ छोड़ दिया था। वो कहता है कि सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है और उनकी लीडर एक फीमेल है। वहीं बैंक में सारे रॉबर्स मेल्टिंग मशीन को इंस्टॉल करने लगते हैं। इधर ब्रेन एक वैन के अंदर आती है और तभी वहाँ रेमी भी आ जाता है और फिर एक ऑफिसर आंच ब्रेन को बताता है कि रेमी तुम्हारे साथ इन रॉबर से नेगोशिएट करेगी। अब वहीं बैंक के अंदर एलिया लॉकर नंबर 392 को खोलकर उसके अंदर अपना सोने का हार, चूड़ियां और एक किताब रख देती है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। इधर ब्रिन और रेमी दोनों बैंक के पास जाते हैं, जहां ब्रिन कहती है कि ऐसी चोरी 5 साल पहले भी हुई थी और ये भी उसी तरह की लग रही है। दरअसल इस चोरी को इस मूवी के प्रीक्वल इनसाइड मैन में दिखाया गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले से ही कर चुका हूँ, इसलिए अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब वहीं यहाँ स्वाट टीम भी आ जाती है, जो कुछ भी गड़बड़ लगने पर बैंक में रेड कर देती है, जिसके बाद ब्रिन और रेमी फिर से वैन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ अंश बैंक के सारे टेलीफोन्स में एक साथ कॉल लगाता है और फिर एरिलिया फोन उठाकर जर्मन लैंग्वेज में बात करती है, जिस पर ब्रिन किसी ट्रांसलेटर से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर रेमी कहता है कि जब वो अमेरिका में चोरी कर रही है तो उसे इंग्लिश तो आती ही होगी। जो जवाब वो एरिलिया से कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ और इंग्लिश में ही बात करो, जिस पर फिर एरिलिया अपना नाम मोस्ट वांटेड बताती है और वो उन्हें धमकी भी देती है कि 20 लोगों के लिए खाना, पानी और 2 आर्मर ट्रक 8 घंटे के अंदर बैंक के बाहर होनी चाहिए, वरना मैं हर घंटे में एक होस्टेज का शव बाहर फेंक दूंगी। जिस पर फिर ब्रेन उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है। अब रेमी पानी की कुछ बॉटल्स लेकर बिल्डिंग के बाहर आता है। वहीं चारों ओर से स्वाट टीम
टीम स्नाइपर से गेट पर ही निशाना ताने होते हैं। पर तभी गेट से एक रॉबर जो एक हॉस्टेज को लेकर आता है, जो हॉस्टेज पानी की बोतल उठाता है। रेमी अब उससे भी बाकियों की तरह अपने बातों में बहलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ एरिलिया आ जाती है जो उसे अपना मुंह बंद करने को कहती है। जिस पर फिर रेमी कहता है कि मैंने तुमसे कहा इंग्लिश में बात करने, जो तुमने किया, और वैसे ही तुमने पानी मांगा तो मैंने पानी दिया, इसलिए अब कुछ और की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। पर एरिलिया कोई जवाब दिए बिना वहाँ से अंदर जाकर गेट बंद कर देती है। अब रेमी ब्रिन से कहता है कि 6% से भी कम रॉबरी में लीडर फीमेल होती है, जरूर इसके पीछे कोई कहानी है, इसलिए हमें उसका पता लगाना होगा। वहीं अब बैंक के अंदर रॉबर्स उन सोने के बार्स को पिघलाना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद एरिलिया उन्हें फोन करके कहती है कि मुझे एक प्लेन भी चाहिए जो इतना बड़ा हो जिसमें सारा सोना भरा जा सके। जिस पर फिर ब्रिन हाँ में जवाब देकर कहती है कि मेरे कुछ दोस्त है, वो ये कर देंगे। पर फिर एरिलिया ब्रिन का नाम लेकर कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकती हो। जिसे सुनकर ब्रिन और रेमी हैरान हो जाते हैं कि एरिलिया को ब्रिन का नाम कैसे मालूम हुआ। इसलिए रेमी उससे सवाल करता है कि तुम्हें ब्रिन का नाम कैसे पता। जिस पर वो कहती है कि मैं अपना होमवर्क अच्छे से करके आई हूँ। जिसके बाद वो फोन कट कर देती है। रेमी अब ब्रिन से कहता है कि जरूर किसी काम के लिए उसने तुम्हें चुना है, इसलिए अब रेमी डाल्टन रसन की फाइल पढ़ने लगता है जिसने पिछले पार्ट में चोरी की थी। ब्रिन अब कहती है कि उस चोरी में ये भाग गया था और इसने बैंक से कोई भी पैसा नहीं लिया, बस बैंक के मालिक आर्थर केस जो नाजी के साथ मिला हुआ था उसके लॉकर से हीरे चुराए थे। पर उसके बाद से रसल कहीं दिखाई नहीं दिया, शायद ये मर गया है। और तभी फिर अंश कहता है कि फेडरल रिजर्व में 250 बिलियन का सोना है और ये 1992 से अभी तक ऑडिट भी नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादातर ऑफिसर्स को नहीं मालूम होगा कि बैंक में इतना सोना है। इस पर फिर रेमी कहता है कि जरूर हमसे कुछ छिपाया जा रहा है फेडरल रिजर्व के बारे में, इसलिए अब ब्रेन अंश को आर्थर के बारे में और जानकारी निकालने को कहती है। वहीं अब बैंक के अंदर जोई एक दीवार की जांच कर रहा होता है जहां से वो एक टनल बना सके, और तभी उसे एक अच्छी जगह मिल जाती है जहां खुदाई की जा सकती है। दरअसल यहाँ सही जगह ना खोदा जाए तो ये रास्ता एक नदी से जा मिलता है और गलत जगह खोदने पर सारा पानी बैंक के अंदर आ जाएगा, इसलिए अब जोई संभालते हुए खुदाई का काम शुरू कर देता है। इधर रेमी फिर से बैंक के गेट के पास खाना लेकर आता है और अब उसे लेने एरिलिया एक हॉस्टेज के साथ आती है। पर रेमी को शक हो जाता है कि ये हॉस्टेज नहीं बल्कि रॉबर है। पर फिर एरिलिया हॉस्टेज को अंदर भेजकर रेमी से कहती है कि क्या ट्रक और प्लेन का बंदोबस्त हो गया। जिस पर वो कहता है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, पर क्या मैं एक बार अंदर जाकर हॉस्टेज को देख सकता हूँ। जिस पर एरिलिया साफ मना कर देती है। अब रेमी वैन के अंदर आता है जहाँ अंश उसे बताता है कि आर्थर 1 महीने पहले मर गया है और उसका एक बेटा डाइट्रिच केस है जो सेमी नाजी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। फिर ब्रायन कहती है कि जरूर ये चोरी पिछली चोरी से मिली हुई है। वहीं इस तरह बैंक में काफी हद तक खुदाई हो जाती है और कई सारे सोने को पिघलाकर रॉड का आकार दे दिया जाता है। अब रात को रेमी 2 ट्रक बैंक के सामने खड़ा करके एरिलिया को फोन करता है कि मैंने ट्रक का इंतजाम कर दिया है, क्या अब मैं हॉस्टेजेस को देख सकता हूँ। पर अब वो सिर्फ ब्रेन को अंदर आने की अनुमति देती है। वहीं बैंक में एक रॉबर थोड़े सोने को चुरा रहा होता है, पर पीछे से उसे जोसेफ शूट करके मार देता है, जिसकी आवाज ब्रेन भी सुन लेती है। और फिर एरिलिया फोन करके जोसेफ से सवाल करती है कि तुमने इसे क्यों मारा, हमें इसकी जरूरत थी, मैं ये सारी चीज तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ, पर जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इधर ब्रेन के सूट के बटन पर कैमरा लगाकर उसे अंदर भेजा जाता है और रेमी सारी चीजें वैन के अंदर से देख रहा था। एरिलिया ब्रेन को सारे हॉस्टेजेस दिखाती है जो सभी ठीक थे, और अब वो ब्रेन को भी हॉस्टेज वाला कॉस्ट्यूम देकर कहती है कि अब से तुम भी हॉस्टेज हो। और फिर वो ब्रेन के सूट पर लगा कैमरा भी निकाल देती है, जिसे देख रेमी एकदम गुस्सा हो जाता है। अब ब्रेन के भी हॉस्टेज बनने के बाद स्वाट टीम रेड के लिए तैयार हो जाती है, पर रेमी उन्हें कुछ समय और रुकने को कहता है। इधर भी एरिलिया को कॉन्फिडेंटली सवाल करती है कि ये सब तुम डाइट्रिच के साथ मिलकर कर रही हो ना। जिस पर एरिलिया कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर ब्रीन कहती है कि उसके पिता मारे गए हैं और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। जिस पर फिर एरिलिया कहती है कि ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें भी एक मेंबर
मानती हूँ। और फिर वो उसके कान में कुछ कहती है जिसे हमें नहीं सुनाया जाता। जो क्या था शायद हमें आगे पता चलेगा। अब रेमी के पास एक लड़की ने एवा आकर कहती है कि मैं एक रॉबर को जानती हूँ जिसका नाम बॉबी है, जो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, पर वो मुझे काफी अब्यूज करने लगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हम दोनों दरअसल आर्किटेक्चर क्लास के स्टूडेंट थे, जहाँ उसने मुझे एक दिन कहा था कि मैं मूवी की तरह चोरी करना चाहता हूँ, इसलिए उसने अपना एक कोड नेम भी रखा था। जिस पर फिर रेमी उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें उसके प्लान के बारे में कुछ पता है, जिस पर वो कहती है कि उसने कुछ टनल की बात की थी जो फेडरल रिजर्व के नीचे है। पर इस पर रेमी कहता है कि वहाँ तो कोई रास्ता नहीं है जहाँ टनल खोदा जाए और पानी ना आए, क्योंकि वहाँ नदी है। पर फिर एवा कहती है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, अंदर एक रास्ता है जहाँ से टनल खोदा जा सकता है। इसलिए अब अंश रेमी से कहता है कि एवा सही कह रही है, वो आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी। एवा फिर रेमी को मैप के जरिए भी समझाती है, जिस पर रेमी को उसकी बात पर अब भरोसा हो जाता है। अब अंश रेमी को बताता है कि जो इस रॉबरी को लीड कर रही है उसका असली नाम एरिला बैरश है। इसलिए रेमी फिर से एरिला को फोन करके कहता है कि मुझे ब्रिन से बात करनी है। और तभी एरिला को एक संदेश आता है कि FBI वालों को तुम्हारे बारे में मालूम हो गया है, पर फिर भी वो ब्रिन को फोन दे देती है। रेमी अब उसे रॉबर्ट्स की योजना के बारे में बताता है कि वो सभी अंदर एक टनल बनाकर भागने वाले हैं और ट्रक और प्लेन मांगना बस छलावा है, जिसके बाद एरिला फोन कट कर देती है। फिर अगले सीन में हम बॉलिंग के एक क्लब का सीन देखते हैं, जहां कुछ लोगों ने एक आदमी को बंदी बनाया होता है। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बैंक में एरिलिया ब्रिन को लॉकर में डाल देती है। वहीं फिर उसे फिर से मैसेज आता है कि स्वाट ऑफिसर छत से अंदर आ रहे हैं, और वही सेम मैसेज जोसेफ को भी आता है। इसलिए वो छत पर जाकर दोनों ऑफिसर से लड़कर उन्हें बंदी बना लेता है। और अब लाइव वीडियो कॉल में जोसेफ दोनों ऑफिसर्स के पैर पर गोली मारकर उन्हें बैंक के बाहर फेंक देता है, जहां रेमी ऑफिसर्स को तुरंत हॉस्पिटल भेज देता है। वहीं अब बैंक के अंदर एरिलिया को एक विजन आता है, जिसमें वो अपने घर में सो रही होती है, और तभी कुछ लोग उस पर और उसके भाई डेविड पर हमला करके डेविड को बंदी बना लेते हैं। और फिर जोसेफ उस पर गन तान देता है। और फिर तभी वहाँ डायट्री जाता है, जो डेविड से सवाल करता है कि मैं तुम्हें डेविड कहूँ या फिर रसल, और जो तुमने पहले किया था उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद जोसेफ उसे अपने साथ ले जाता है। एरिलिया डायट्री से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि यदि तुम्हें अपने भाई को जीवित देखना है तो तुम्हें उस फेडरल रिजर्व से मेरे पिता का सोना लाकर देना होगा। यानी कि जो बर्लिन के क्लब में बंदी बना है वो डेविड ही है, और एरिलिया अपने भाई को बचाने के लिए चोरी कर रही है। और जो सोना फेडरल रिजर्व में है वो आर्थर केस का है, जिसे डायट्रीज वापस पाना चाहता है। अब बैंक में जोई टनल खोद देता है, पर तभी जोसेफ उसे मार देता है। एलिया फिर उस पर चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि ये लोकल आदमी था, हमारे बारे में बता देता, इसलिए इसे मारना जरूरी हो गया था। वहीं अब मैन में एरिलिया की फैमिली प्रोफाइल निकालने पर एंज को पता चल जाता है कि डेविड बैरिश कोई और नहीं बल्कि डेल्टन रसल ही है, जिसे सुनकर रेमी एकदम हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एरिलिया ब्रिन के पास आती है, जहां ब्रिन उससे सवाल करती है कि तुम ये चोरी क्यों कर रही हो, पैसे के लिए, जिस पर फिर एरिलिया जवाब देती है कि सोना डायमंड मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ मेरा परिवार है। और तभी वहाँ जोसेफ आकर उससे कहता है कि समय आ चुका है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। इधर अंश रेमी से कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नाजी का सोना मिला था वो इसी फेडरल रिजर्व में रखा गया है, जिसकी किसी को भी खबर नहीं है। इसलिए अब रेमी फेडरल रिजर्व के डायरेक्टर को बुलाकर सवाल करता है कि क्या नाजी का सोना बैंक के अंदर है, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि ये सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल है। पर रेमी के जबरदस्ती पूछने पर वो बता देता है कि इस बैंक के अंदर नाजी का सोना है, जिसे सभी से छुपा कर रखा गया है। अब बैंक में ब्रिन के पास एक रॉबर आकर उसे एक फोन और पेपर देकर कहती है कि इसमें जो एड्रेस लिखा है तुम्हें वहां जाना है, और यदि एरिलिया को कुछ हुआ तो तुम इस फोन को उस लोकेशन पर जाकर चालू करना, और चिंता मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वहीं एरिलिया उस टनल के चारों ओर टाइम बॉम्ब लगा देती है, जिसके बाद वो जोसेफ के पास आकर कहती है कि मेरे साथ चलो, हमने कितना सोना अब तक निकाला है वो तुम्हें दिखाना है। पर चालाकी से वो उसे एक लॉकर के अंदर बंद कर देती है, पर तभी गलती से एरिलिया से रिमोट का बटन दब जाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें एरिलिया भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। और अब धमाके के कारण स्वॉट ऑफिसर्स बैंक के अंदर रेड कर देते हैं। वहीं टनल विस्फोट होने के कारण सारा पानी बैंक के अंदर आना शुरू हो जाता है, और तभी वहाँ एक रॉबर आकर ब्रिन की तरफ लॉकर की
चाबी फेंकती है, लेकिन वो लॉकर से थोड़ी दूर ही गिर जाता है। जोसेफ अब उसे भी बाहर निकालने को कहता है, लेकिन वो रॉबर वहाँ से भाग जाती है, जिससे जोसेफ एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर वो लॉकर तोड़ने लगता है। वहीं धमाके के कारण सारे हॉस्टेज में अफरा तफरी मच जाती है और सभी वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। और वहीं अंदर स्वॉट ऑफिसर्स को एक रॉबर दिखाई देता है जो पैसे ले रहा था, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। इधर रेमी ब्रेन के पास पहुंच जाता है और उसे लॉकर से बाहर निकालता है, लेकिन पीछे से जोसेफ भी अपना लॉकर तोड़ देता है और बाहर आकर रेमी को मारने लगता है। पर पीछे से ब्रेन उसे एक सोने के बार से मारती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब रेमी ब्रेन को लेकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी वैन में आता है, जहाँ उसे एवा कहीं दिखाई नहीं देती। वहीं बोर्ड पर 392 लिखा हुआ था। आंसब कहता है कि आर्थर का डिपॉजिट बॉक्स यही था, इसलिए अब रेमी फेडरल रिजर्व के लॉकर के पास आकर उसी लॉकर को खोलता है, जिसमें से उसे सोने की चूड़ियां, हार, सोने का बार और एरिलिया की फैमिली फोटो मिलती है, जिसमें वो डेविड और एवा के साथ होती है। यानी कि एवा एरिलिया की ही बहन है और उसने रेमी से झूठ कहा कि वो बॉबी की गर्लफ्रेंड है और FBI वालों को यकीन दिलाया कि सभी टनल के रास्ते भागेंगे ताकि सभी का ध्यान उनके प्लान की तरफ ना जाए। अब रेमी सारे हॉस्टेजेस से पूछताछ कर रहा होता है, पर उसे उनसे कुछ पता नहीं चलता। और तभी वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी आकर कहता है कि सभी को जाने दो, जिस पर फिर रेमी कहता है कि हॉस्टेजेस के बेस में रॉबर भी बाहर आए हैं, इन्हें हम कैसे जाने दे सकते हैं। पर डेप्यूटी जवाब देता है कि ना कुछ चोरी हुआ और ना ही किसी हॉस्टेज की जान गई, इसलिए इस केस को बंद करना है। ये सुनकर अब रेमी एकदम गुस्सा हो जाता है। अब अगले दिन धमाके के बाद फेडरल रिजर्व की बर्बाद हुई चीजों को सफाई कर्मचारी आकर साफ करने लगते हैं और सारे लोहे की चीज को एक ट्रक में बाहर कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेमी एडम के साथ उसी लॉकर से मिली चीजों की फोटो देख रहा होता है, जिससे उसे फाइनली सारी बात समझ आ जाती है। और फिर वो एडम के साथ फेडरल रिजर्व आकर उसे बताता है कि सोना चोरी हुआ है, पर फेडरल रिजर्व का नहीं बल्कि नाजी का। उन्होंने हमें जानबूझकर ऐसा दिखाया कि रॉबरी फेल हो गया, पर असली प्लान तो उनका ये था कि उन्होंने सोने को मेल्ट करके लोहे के रॉड में बदल दिया। इसलिए लॉकर में सोने के बार के साथ चूड़ियां और हार थे, ताकि मालूम हो सके कि बार का आकार बदल दिया गया है। और धमाके के बाद जो सफाई कर्मचारी सुबह आए थे वो सारे कोई और नहीं बल्कि वो रॉबर्स ही थे, जो सारा सोना उठाकर अपने साथ ले गए, जिसका साफ मतलब यही है कि उन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया। फिर तभी रेमी को ब्रीन मैसेज करके एक जगह बुलाती है। वहीं ब्रीन एक बंदरगाह पर आती है, जैसा कि ब्रेन से करने कहा गया था। वहाँ फिर उसे एक गाड़ी मिलती है जो लॉक थी। तब वो उस फोन को ऑन करती है जिसमें एक कोड होता है, और जैसे ही वो कोड गाड़ी के लॉक में लगाती है वो गाड़ी खुल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे डब्बे होते हैं, जिन डब्बों में सोना रॉड के आकार में होता है। और तभी वहाँ डाइट्रीज अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जो सारे सोने को देखकर खुश हो जाता है। ब्रीन अब कहती कि तुम्हें तुम्हारा सोना मिल गया, अब डेविड को छोड़ दो। जिस पर फिर वो बर्लिन के क्लब में फोन करता है, जहां उसके आदमियों ने डेविड को बंदी बनाया था। जिसके बाद वो ब्रीन से कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। पर अब वहाँ रेमी सारे ऑफिसर्स के साथ आकर डाइट्रीज और उसके साथियों को पकड़ लेता है। इस पर फिर डाइट्रीज ब्रीन से कहता है कि मेरा सोना तो गया, पर डेविड भी नहीं बचा। अब ये सुनकर ब्रीन हैरान हो जाता है, क्योंकि डाइट्रीज ने फोन करके डेविड को छोड़ने नहीं बल्कि मारने कहा था, क्योंकि माफिया जैसे लोग कभी वादा पूरा नहीं करते और वो लोग डेविड को शूट करके मार देते हैं। इसके बाद फिर ब्रीन रेमी से कहती है कि एरिलिया ने मुझे अपना सारा प्लान बता दिया था और उसने मुझे इसलिए चुना ताकि मैं डाइट्रीज को पकड़वा सकूं और उसका भाई भी बच जाए, लेकिन डाइट्रीज ने ऐसा नहीं किया। इस पर फिर रेमी कहता है कि एरिलिया अब भी जीवित है और जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई मर गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद फिर मूवी के आखिरी सीन में एरिलिया बर्लिन के क्लब में जाकर उन सभी लोगों को मार देती है जिन्होंने भी डेविड को मारा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।